परिचय दीजिए। मैं पश्चिम चंपारण जिले से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2013 में इकोनॉमिक्स ऑनर्स से किया है और स्कूली शिक्षा में संतालिस गर्ल्स हाई स्कूल चूड़ी से की है। हाँ, स्कूली शिक्षा मेरी संतालिस गर्ल्स हाई स्कूल चूड़ी से हुई है। वो चोड़ी किस ब्लॉक में है? चनपटिया ब्लॉक में है सर। चनपटिया ब्लॉक में। वहीं से तैयारी कहाँ से की है? सर तैयारी तो मैंने यहीं से किया है, पटना से। पटना में रहकर? जी। अच्छा। और वर्तमान में मैं सर बैंक ऑफ बड़ौदा यूपी में आजमगढ़ में पोस्टेड हूँ। कौन चीज़ में? ऑफिस असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। ऑफिस ऑफिस असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। हाँ, ठीक है। बेतिया के बारे में कुछ बताइए, जो फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड। 1917 ईस्वी में हमारे बापू महात्मा गांधी ने वहीं से सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी और वहाँ वो भितहरवा आश्रम में आके वहाँ पे रुके भी थे। और इसी से चंपारण सत्याग्रह वो सफल भी रहा। जो आगे जाना भी चाहता है, हमारी पहले सत्याग्रह की वो गर्दन को हिलाना नहीं चाहता। हाँ, चलिए। हिलाना नहीं। हाँ, से बात ये कि मैंने कहीं दिया नहीं है और ऐसे रखना है 90 पर। हाँ, ठीक है, चलिए। और मैंने कहीं पढ़ाई भी नहीं की सर। ये मेरा पहला इंटरव्यू है। ओ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अब ठीक हो जाएगा, सही जगह पर आ गए हैं। जी सर। चलिए। अच्छा, यही चंपारण का। चंपारण और किस एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है? चंपारण स्पेशली खेती के लिए जाना जाता हाँ, है। कौन सा खेती ज़्यादा वाइटल है वो? वहाँ पे धान, गेहूँ और गन्ना की खेती ज़्यादा होती है। गन्ना अफसर का पोस्टिंग होगा ना, तो बेतिया में पोस्टिंग होगा। ठीक है ना? ठीक है। एलएस आप इकोनॉमिक्स छोड़ करके एलएसडब्ल्यू क्यों लिए? सर इकोनॉमिक्स 2013 में मैंने ग्रेजुएशन किया था और फिर उसके बाद मैंने मेरी इच्छा तो शुरू से थी इसी में आने की, टीसीएस सेक्टर में ही आने की। लेकिन बीच में मुझे एक ऐसा आर्थिक ज़रूरत को अपनी पूरा करना था, तो ऐसे सेक्टर में मुझे जो ऐसी नौकरी चाहिए थी जो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो इसलिए मैंने जनरल कंपटीशन को ही देना शुरू किया। मतलब दोनों को मैंने प्रायोरिटी रखा। एलएसडब्ल्यू है टच में है कि नहीं है टच में? उस समय टच में नहीं था सर। अभी? लेकिन हाँ, अभी टच में है अभी सर। पढ़े? अभी तो सर 29 कानून को 4 कानून में सरकार, केंद्रीय सरकार बदल बनाया है जी। अभी रिसेंटली। वो कौन कौन सा कानून है? पहला है वेज कोड सर, दूसरा इंडस्ट्रियल कोड है, तीसरा सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा ओएसएच कोड है सर। हमारे यहाँ कोड भी पढ़े हैं यहाँ, कोड ऑफ डिसिप्लिन पढ़े ना? एलएसडब्ल्यू के सिलेबस में था ना कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड अच्छा नहीं याद आ रहा है। बार्गेनिंग पढ़ा है? बार्गेनिंग जानते हैं कि नहीं? तोल मोल सर। हाँ हाँ हाँ। तो पटना मार्केट में अब जाएंगे तो हम किसी कपड़ा को परचेज कर रहे हैं, उससे हम दुकानदार से मोल तोल मोल जो कहे आप मोल जोल कर रहे हैं, तो क्या वो बार्गेनिंग है? मॉल में तो बार्गेनिंग नहीं होती सर, वहाँ पे फिक्स ना ना, दुकान में हम बार्गेनिंग जो कर रहे हैं, तो बार्गेनिंग उसको हम कह सकते हैं। ये पूछना हम चाह रहे हैं, टेक्निकल डेफिनेशन जो उसका है क्या उस पे बार्गेनिंग हम कह सकते हैं उसको? जी, अगर हम कहीं करते हैं तो ये बार्गेनिंग है। हाँ, ठीक ठीक बोलिए। अच्छा, यह कारखाना का परिभाषा दीजिए हम। कारखाना अपनी परिसीमा के अंतर्गत एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे शक्ति की सहायता से 10 या 10 से अधिक और बिना शक्ति की सहायता से 20 या 20 से अधिक कर्मचारी पिछले 12 महीने में विनिर्माण कार्य में लगे हुए हों। यहाँ से कोई प्रोडक्शन हो रहा है जी। हम किसी थर्ड आदमी को पकड़ लिए कि सामान को ट्रक पर रोड पर जाकर लोड करेगा, तो कारखाना का सदस्य कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? कारखाना के अंतर्गत श्रमिक, कारखाना अलग है, कारखाना में जो काम कर रहे हैं वो अलग है। कि एक्स्ट्रा आदमी को हम पकड़ लिया, कह रहे हैं कि तुम जाकर लोड करो ट्रक पर, कारखाना कराया कि नहीं कराया? ग्रेचुटी समझते हैं ना? जी, ग्रेचुटी क्या है? वो सेवा करने के बदले में जो उपहार स्वरूप राशि दी जाती है, वही ग्रेचुटी कहलाती है। कितना दिन? कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 साल में 15 दिनों की ग्रेचुटी। मिनिमम कितना काम पे होने चाहिए? 20 लाख। 20 लाख तक मिलेगा? कितना मिनिमम सर पूछ रहे हैं, कितना मिनिमम समय आप जॉब कीजिएगा तभी जाके मिलेगा? 5 साल सर, इसके लिए 5 साल। किस पर यह कंडीशन लागू नहीं है? कौन सा श्रमिक है, कर्मचारी है जिस पर 5 साल का कंडीशन लागू नहीं होगा? असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक पर सर, असंगठित क्षेत्रों। फिर देखिए, फिर गड़बड़ हो रहा है। ये उसी पर लागू नहीं, मान लीजिए मर जाएगा, 1 साल काम करने के बाद उस पर लागू होगा? जी, तब उन्हें नहीं मिलेगा।
तब उसको ना यही सब टेस्ट है ना। जी। तो ESI एक्ट के तहत कितने तरह के बेनिफिट लाभ दिए जाते हैं, ये बताइए। सिर्फ 6 तरह के बेनिफिट दिए जाते ठीक हैं। ठीक बोलिए। अब 9 हो गया है, 2009 में 9 हो गया है, अभी 6 में चल रहे हैं। पुराना किताब पढ़े हैं हाँ तब? सर। जी सर। हाँ, पढ़ाने वाला करवा रहा है। 9 कौन कौन सा बेनिफिट? बीमारी हित लाभ, हम्म चिकित्सा हित लाभ, हम्म बेरोजगारी हित लाभ, प्रसूति हित लाभ। तो प्रसूति हित लाभ एक महिला श्रमिक यहाँ ले रही है, जी। तो क्या मैटरनिटी एक्ट 1961 के तहत वो हकदार होगी कि नहीं होगी? जी होगी। होगी। जी। ट्रेड यूनियन का नाम सुना है? जी, ट्रेड यूनियन का नाम है तो जी। स्ट्राइक किसे कहते हैं? हड़ताल जब कुछ व्यक्ति या जब श्रमिक मिलके अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी मांग, अपनी ठीक से बोलिए। ट्रेड यूनियन हमेशा सामूहिक मांग को पूरा करता है। आप DA कहिएगा गवर्नमेंट को बढ़ाने के लिए, अपना बढ़ाएगा? जी। सामूहिक ना बढ़ाएगा। जी। तब ऐसे अपनी मांग कंपेरिजन को- करके देखिए। चलिए, सर वो याद नहीं आ नहीं आ रहा रहा है। हाँ, रिवीजन इस सबको कर लेना है। सर। अच्छा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, जी। उसमें किसी विवाद को सुलझाने के लिए कुछ तरीके बताए गए। जी। वो कौन कौन सा तरीका है? पहला तरीका ये है कि उसके लिए सामूहिक सौदेबाजी की जाएगी। ठीक है। अगर वहाँ पे भी बात नहीं बनती है तो फिर मध्यस्थता की जाएगी, और उसके बाद नहीं बनती है तो फिर सुलह बोर्ड अधिकारी के पास मामले को लेके जाया जाता है। विद्वानों ने दुनिया में सबसे बेहतर तरीका विवाद को सुलझाने के लिए किसको बताया? कौन सा तरीका अपनाएंगे जो विवाद सुलझ जाए और अच्छा तरीका माना है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में? जहाँ तक मेरा मानना है, मध्यस्थता के ना का ही। बार्गेनिंग जी, बार्गेनिंग। ना। ऐसे समझिए कि हम लोग अभी किसी चीज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो मारपीट आए उससे पहले बातें से समाप्त हो जाए तो वो अच्छा है कि मारपीट के बाद समाप्त हो? बात से सबसे तब? सही हो जाए। तो एकदम बार्गेनिंग सब। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता, जी पढ़े हैं ना? सर मैं 2 दिन श्रीमती इंदिरा, वहाँ से WPF। तो आप अब नंबर नोट कर लीजिए मेरा। जी। और रात में पूछिएगा, 2 बार में ना बोलेंगे ना, तब पूछिएगा, हम जब बोलेंगे तो कुछ कुछ चैप्टर सबको बताते चल जाएंगे। यही कर सकते हैं, यही हेल्प हो सकता है। ड्यूटी रिपब्लिक का यह प्रावधान दूसरे कोचिंग में नहीं। खुशबू, जी सर। आपका सब्जेक्ट बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स रहा है। ये भारत अभी रिसेट से बाहर है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा करना भारत के लिए नुकसानदायक हो सकता है? सर आपने कौन सा वर्ड बोला? रिसेट, रीजनल RCEP इकोनॉमिक पार्टनर। जी। अच्छा, इसमें कौन कौन से कंट्री हैं? इसमें चीन को मिला के 15 देशों को शामिल किया गया है। इसमें भारत अपनी सहभागिता नहीं, भारत इसमें जोड़ना नहीं चाहता है। भारत के नहीं जोड़ने का रीज़न ये है कि भारत चाहता है कि चीन मार्केट अपनी, सबसे पहले चीन इन देशों में अपनी मार्केट की जो भी प्रोडक्ट है वो सारा उसी में उतारना चाहता है। लेकिन अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो चीन का सारा सामान अन्य देशों के थ्रू फिर हमारे यहाँ आ जाएगा। अब जो आत्मनिर्भर की हमारी जो पहल है वो फिर फीकी पड़ जाएगी, और साथ ही जो हमारा डेयरी उत्पाद, कृषि उत्पाद और वस्त्र उत्पाद है जो विदेशों में जाता है, और जो हम अब इसको बाहर अपना सप्लाई करते हैं, लेकिन ये सप्लाई रुक जाएगी। जैसे दूध अगर है तो फिर चाइना अगर कम दाम पे उतार दे तो फिर हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी होती है या फिर सप्लाई होती है तो हमें वो सस्ते में मिलने लगे, जिससे वो हमारा उत्पाद अच्छा, ये बताइए कि अभी भारत सरकार ने 3 कृषि अधिनियम, पहले अधिनियम फिर वो पहले इसके अध्यादेश लाया, फिर अधिनियम में कन्वर्ट किया। तो आपको लग रहा है कि वो सही है? इसके विरुद्ध कई स्टेट्स में इसके विरोध में प्रदर्शन वगैरह हो रहा है, बहुत सारी आशंकाएं हैं। तीनों बिल से आप अवगत हैं? जी। आपको सही लग रहा है तीनों? जहाँ तक एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या आपको लग रहा है कि जो विपक्षियों की जो डिमांड है वो कहाँ तक सही है? सर मेरा जहाँ तक मानना है, जो पहले सीमित क्षेत्रों में ही अपनी जिले की, अपने ही मंडी तक क्षेत्र में ही सीमित रह जाते थे किसान, उन्हें अपने अनाज को बेचने की बाहर सुविधा नहीं, आज़ादी नहीं थी। लेकिन अब वो कहीं भी सस्ते या महंगे किसी भी दाम में ऑनलाइन
कहीं भी बेच सकते हैं। सबसे पहले उन्हें देश में कहीं भी बेचने की आज़ादी हो जाएगी। और दूसरी ये है कि कृषि में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है, तो इससे ये होगा कि नई टेक्नोलॉजी आएगी, निवेश बढ़ेगा, तो कृषि को और आगे तक उन्नत बनाएगी। और जो बीच में बिचौलिए हैं, मंडी पर निर्भरता है, ये समाप्त होगी। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होगा? उसमें ऐसा लग रहा है कि समर्थन मूल्य को हटा दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है कि समर्थन मूल्य बना रहेगा। सरकार का ये प्रयास है। कोविड-19 के काल में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो गया। जी, डाउन हो गया जी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सा प्रयास किया गया? रिसेंटली भी एक प्रयास किया गया। जी, कोविड का जो ये महामारी से जो हमारी अर्थव्यवस्था सबसे पहले स्लो डाउन में चली गई, हमारी अर्थव्यवस्थाएं लॉकडाउन की वजह से बंद रही, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने सबसे पहले लोगों का रोजगार चला गया इस सेक्टर में। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने और जो सैलरी वाले थे उनकी वेतन में भी कटौती हुई। ऐसी स्थिति में सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण मुहैया करवा रही है। ठीक है। और साथ ही पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दे रही है सरकार। तो ऋण मुहैया करा देंगे तो क्या होगा? हमारा ग्रोथ हो जाएगा इकोनॉमिक? क्यों होगा ग्रोथ? तो नए इन्वेस्टमेंट होंगे वहाँ से सर, तब ऋण मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होंगे तो क्या होगा? फिर आय प्राप्त होगी और लोग जुड़ेंगे उनसे, उन्हें रोजगार मिलेगी, परचेजिंग कैपेसिटी लोग बढ़ेगा, मार्केट ज़्यादा फ्लो करेगा, नहीं तब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक। अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो बताइए फिनेंशियल लिटरेसी क्या समझते हैं आप? बैंक मित्र कुछ समझ? जी। क्या है बैंक मित्र? बैंक मित्र ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में ये बैंक से जुड़े होते हैं, और दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ तक अभी भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ ये कस्टमर को जोड़ते हैं, उन्हें जनधन खाते से, नौकरी खाते से उन्हें जोड़ते हैं और उन्हें बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा, ठीक है। जनधन खाता खुलाया गया तो उससे मैंने किस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर पड़ा, कुछ बताइए, मतलब ग्राउंड लेवल पे। सबसे पहले जो जनधन खाता खुला सर, तो बहुत सारे लोग ऐसे दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी घर ही में अगर देखा जाए तो कोई एक व्यक्ति ही बैंक से जुड़ा हुआ था। ऐसे खुलाने से सबके पास एक अपना खाता हुआ जनधन खाते से, और जो भी बचत हुआ वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बैंकिंग से उन्हें जोड़ा जा रहा है जनधन खाते से सबसे पहले, और वो अपनी बचत को रख रहे हैं। यहाँ तक कि 38 करोड़ लोग इस ये में जुड़ चुके हैं सर। तो इसे एक अच्छा और डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, उन्हें बैंकिंग सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा शहरी क्षेत्रों के अनुसार उन्हें कोशिश किया जा रहा है कि बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए सर। अच्छा, बिहार अभी जहाँ भी है इकोनॉमिकली, इसको आगे ले जाने के लिए आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल का रोड मैप है? तरीकों सर कोई रोड मैप दोनों बेतिया के क्या, कैसे हम इकोनॉमिकली डेवलप कैसे होंगे, क्या क्या होना चाहिए बिहार में अभी फिलहाल जिस स्थिति में हम हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, किस सेक्टर पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, कहाँ से अपलिफ्टमेंट होगा, बताइए कुछ। अभी सबसे पहले सर जो हमारा जो कृषि प्रधान हमारा क्षेत्र है उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छा कृषि में इन्वेस्ट कर सके, व्यापारिक फसलों को उगा सके, और उससे संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा, जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और कोल्ड स्टोर भी हमें बनाना